कार्रवाई है ये बिना हमारी मदद के नहीं हो पाती और इसलिए हमें सावधानी की भी जरूरत है और सिक्योरिटी तंत्र जो है उसको और ज़्यादा कारगर होना पकड़ के कर बच्चा बच्चा चाहती है इससे मुझे कहा कि ये मेरी दुनिया में पता नहीं मैं मजा ना नाम कर सकता करे। नमस्कार, प्रोग्राम रक्षा और सुरक्षा में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। इस वक्त देश के अंदर एक बहुत बड़ी चर्चा जुड़ी है जो देश की रक्षा के साथ जुड़ी हुई है, वो है अग्निपथ योजना, जिसके तहत अग्निवीर जो हैं 4 साल के लिए सेना में भर्ती किए जाएंगे। इस चीज को लेके पूरे देश के अंदर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर में भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं और बिहार में तो बहुत बुरा हाल है, वहाँ तो ट्रेनों को भी आग लगा दी गई है, भारत बंद का ऐलान भी किया गया है, लेकिन सरकार इसको लागू करना चाहती है। आम लोग जो है, आम जनता जो है, वो यही समझती है कि 4 साल के बाद इन अग्निवीरों का क्या होगा। 4 साल में 6 महीने तो इनकी ट्रेनिंग में चले जाएंगे, ये 6 महीने से ज़्यादा वक्त जो है इनकी कैजुअल लीव्स, दूसरी लीव्स वगैरह सब भी चले जाएंगे। उसके बाद 2, 2.5 या 3 साल ये क्या सेवा करेंगे, सेना में रहकर क्या करेंगे, और उसके बाद उनका भविष्य क्या होगा 4 साल के बाद। वो फिर अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करने के लिए फिर दर दर भड़कना शुरू कर देंगे। हकीकत क्या है, ये योजना कैसी है? क्या सचमुच इन युवाओं को सिर्फ 4 साल की जिंदगी देना चाहती है या इसके पीछे कुछ और मकसद भी है? इस पे हम आज बात करेंगे और आज हमारे साथ हैं एज यूजुअल हमारे रक्षा विशेषज्ञ कर्नल वीके साई जी। साई साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कल साहब बहुत चर्चा है, आपने भी देखी होगी, टीवी के ऊपर भी बड़ी बड़ी इसके ऊपर डिस्कशंस हो रही हैं, डिबेट्स हो रही हैं और बहुत से अजीबोगरीब बयान भी आ रहे हैं, नेताओं के बयान भी आ रहे हैं। अपोजिशन की बात तो छोड़ो, कुछ जो गवर्नमेंट की तरफ से नेता है वो भी अजीब से बयान दे रहे हैं। जम्मू के अंदर भी हर रोज प्रोटेस्ट हो रहा है, पोलिटिकल पार्टी प्रोटेस्ट कर रही है, वो लड़के प्रोटेस्ट कर रहे हैं जिन्होंने दौड़ें लगाई थी, सेना में शामिल होने की बात की थी, वो सब प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप चूंकि सेना में आपने अपनी पूरी जिंदगी दी है, सेना को बड़े नज़दीक से देखा है, आपने युद्ध तक लड़े हैं, वीर चक्र प्राप्त किया है, और आप इस जो अग्निपथ योजना है उसको कहाँ तक क्या समझते हैं? क्या ये देश के लिए लाभकारी है या इन बच्चों के लिए, इन युवाओं के लिए लाभकारी है, या वही जो ये सचमुच सड़कों के ऊपर खड़े होकर बोल रहे हैं हकीकत वो है? नमस्कार आदर्श जी, मैं पहले तो धन्यवाद करता हूँ, आपने इस विषय पर मुझे बुलाया जो कि पूरे देश में आज एक बड़ा हॉट सब्जेक्ट बना हुआ है। सर्वप्रथम मैं ये कहना चाहता हूँ कि शायद हमारी गवर्नमेंट, भारतीय सरकार जब भी कोई स्कीम्स रिलीज करती है, शायद कुछ लोग उनके अपने खेमे में ही ऐसे हैं जो कि एनवायरनमेंट तैयार नहीं करते, पब्लिक को रेडी नहीं करते और स्टेक होल्डर्स को कॉन्फिडेंस में शायद लेते हैं तो वो पब्लिक नहीं करते। ऐसा ही सीए के टाइम हुआ, ऐसा ही एनआरसी के टाइम हुआ, ऐसा ही फार्म्स बिल के टाइम हुआ, और आज फिर एक स्कीम यकायक अचानक अनाउंस कर दी गई और उसकी अब जगह जगह पर एजिटेशंस हो रहे हैं और खिलाफत हो रही है। तो एक तो मैं कहता हूँ बड़ा गैर जिम्मेवाराना तरीका था इस स्कीम को अनाउंस करने का। इस पर डेलिब्रेशन नहीं हुए हैं, इस बात को मैं नहीं मानता, क्योंकि कारगिल वॉर के फौरन बाद से लेकर ये रक्षा मंत्रालय में चर्चा में थी, इस पर कमेटी बैठी गई, कमेटी की रिकमेंडेशंस आई और उन रिकमेंडेशंस को उस समय ठंडे बस्ते में डाल दिया गया और वो पड़ी रही ठंडे बस्ते में। अब जागरूकता जब आई, जबकि बहुत ही यंग फिजिकल
कन्फ्लिक्ट हुआ जिसमें हमारे कुछ यंग बच्चों ने गलवान में चीनियों को धूल चटाई। चीन के लड़ने वाले सब बच्चे यंग ग्रुप के थे, हमारे भी कुछ यंग थे, कुछ नॉट सो यंग थे, पर फिजिकल फिटनेस जो उस ऑल्टीट्यूड पर चाहिए वो एक बार उसकी अहमियत फिर उजागर हुई। शायद उससे गवर्नमेंट जागी, पर इन्होंने स्टेक होल्डर्स को बिल्कुल ना तो कॉन्फिडेंस में लिया और ना ही इस पूरी स्कीम को समझाया, जिसकी वजह से उसका इतना अपोजिशन हुआ, बहिष्कार हुआ और लोग तोड़फोड़ उतर आए। दूसरी बात मैं यहाँ एक कहना चाहता हूँ कि हमारे देश की अपोजिशन तो मौका ढूंढती है कि कहीं कुछ भी चीज़ हो जाए तो वायलेंस पर उतर आओ। वायलेंस की मैं बहुत सख्त मजम्मत करता हूँ, बहुत विरोध करता हूँ। किसी भी चीज़ को अगर अपोजिशन चाहती थी रिकंसिडर किया जाए तो गवर्नमेंट लेवल पर अपोजिशन के टॉप नॉच लीडर्स जो पार्टी के बड़े हेड हैं और जो उम्मीद करते हैं कि उनकी आवाज़ देश की पॉलिटिक्स और देश के डिसीजन मेकिंग में सुनी जानी चाहिए, उन लोगों को चाहिए था प्रधानमंत्री को मिलते, रक्षा मंत्री को मिलते, स्टेटमेंट्स नेशनल लेवल पर देते, नेशनल मीडिया पर देते, अपनी बात को जाहिर करते, बजाय इसके कि जो पकड़े गए हैं कुछ लड़के, उनमें से बहुत से ऐसे हैं जिनकी उम्र 35 और 45 साल के बीच में है, तोड़फोड़ करने में जो शामिल थे। लाजमी तौर पर वो भर्ती होने वाले नहीं थे, क्योंकि 35 और 45 साल के नौजवान तो मेरे ख्याल भर्ती के लिए एज के ओवर एज जी जी। ज्यादातर अरेस्टेड लोग तोड़फोड़ में वो शामिल थे जो कि भर्ती नहीं होना चाहते थे। उन्होंने सिर्फ भर्ती होने वालों को बदनाम किया है और चंद पैसे लेकर वो तोड़फोड़ में शामिल हुए। वो कुछ उग्रवाद या तोड़फोड़ या स्पेशलिस्ट होते हैं, वो इस तरह के काम करने के, जिनका प्रोफेशन यही रहता है और अपोजिशन उनका इस्तेमाल करती है। तो एक बड़ी घिनौनी किस्म की पॉलिटिक्स खेली गई है। तीसरी बात, जब गवर्नमेंट ने इसको सोच विचार करके अब फैसला दे दिया कि वो वापस नहीं लेंगे, तो इस स्कीम को अच्छी तरह समझने की कोशिश करनी चाहिए। और गवर्नमेंट इज एट फॉल्ट कि ये जो अब बता रहे हैं जी जी कि हमने जो चुने हुए 96 स्ट्रीम्स थे जिसके लिए लड़के रखने ये थे। बात कल साहब आप सही कह रहे हैं कि आप बता रहे हैं, यूं यूं प्रोटेस्ट बढ़ता जा रहा है, एजिटेशन बढ़ती जा रही है, इनकी बातें सामने आ रही हैं। ये बातें सामने, अब आप इसी बात को लेकर लो, अपोजिशन प्रोटेस्ट कर रही है और कुछ तबका ऐसा है, जैसा आपने कहा, उनका काम ही यही है कि ना उन्हें भर्ती होना है ना आर्मी में जाना है, यही काम करना है, आग लगानी है, ये सब करना है। लेकिन उसके बाद जो है कुछ ऐसे भारतीय जनता पार्टी के भी नेता हैं जो ऐसी स्टेटमेंट देते हैं कि कल को 4 साल के बाद रिटायर हो जाएंगे, जब आ जाएंगे तो हम उन्हें अपने ऑफिस के पास सिक्योरिटी गार्ड लगा देंगे। मतलब ये तो जलती हुई आग में घी डालने वाली बात कर रहे हैं। वो आप जिसका जिक्र कर रहे हैं बड़ा गैर जिम्मेवारा स्टेटमेंट था जो बीजेपी के एक नेता ने दिया। अब हालत ऐसी आ गई है कि इनको जस्टिफाई करने के लिए जब इनका कुछ जोर नहीं चलता तो फौज को बुलाते हैं। अब फौज के चीफ और फौज के आर्मी कमांडर्स इस स्कीम की डिटेल्स समझा रहे हैं। जब इतनी रेलें जल चुकी, इतना तहस नहस हो चुका, पुलिस स्टेशन को आग लग चुकी, एक व्यक्ति की शायद मृत्यु भी हो चुकी, अब ये जो स्कीम्स को समझाया जा रहा है, क्यों हमारी ब्यूरोक्रेसी प्रेस रिलीज और मीडिया के जरिया इन सब बातों को पहले क्लियर कर देती। आज इन्होंने अब अनाउंस किया है कि ऐसे 80 डिपार्टमेंट्स हैं, हर स्टेट की पुलिस अपनी अपनी स्टेट में इन बच्चों को लेने के लिए तैयार है। अगर इन चीज़ों को पहले क्लियर किया जाता और ये बात इस तरह रखी जाती कि हमने
जो पुलिस में, सीआरपीएफ में, बीएसएफ में और कुछ चुनिंदा अच्छी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में, कुछ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में जो भर्तियां करनी हैं, उन भर्तियों को करने के लिए हम चाहते हैं डिसिप्लिन फोर्स खड़ा हो, ताकि जो रोज़ मुर्दाबाद, जिंदाबाद और बंद और लॉकआउट और नारे लगते हैं और इंडस्ट्रीज का नुकसान होता है, वो ना हो। ऐसा करने के लिए एक आउटलेट खोलते और लिमिटेड खोलते, बजाय इसके कि टोटल भर्ती यहीं से करेंगे, लिमिटेड खोलते कि 50% अग्निवीर बनाएंगे, जो कि उसके भी 50% चले जाएंगे रेगुलर फौज में, जो वॉलंटियर करेंगे, जो वहाँ के लिए वॉलंटियर नहीं करेंगे, या उनमें से सिलेक्शन करके कुछ को जो एप्टीट्यूड जिनका पाया जाएगा टेक्निकल, उनको टेक्निकल साइड पर एडजस्ट। बिल्कुल एक खूबसूरत तरीके से इस चीज को बिल्कुल ये पहली बार हुआ है कि जबकि आर्मी के चीफ्स जो हैं उनको ये सब चीजें बतानी पड़ रही है, जबकि स्कीम इनकी है, सरकार की स्कीम है, सरकार ने निकाली है। और ये बात आपने बिल्कुल सही कही है, आपने 4 साल के बाद जो है, ये एक बात जो फैलाई जा रही है कि 4 साल के बाद इनका कैरियर खत्म हो जाएगा, उनमें से 25% जो है वहीं पे अब्सॉर्ब किए जाएंगे, 75% जो है बाकी जो 80 लिस्ट जो है बनी हुई है, सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, उसमें से जो आर्म फोर्सेस हैं, जब उसके अलावा बहुत सी ऐसी जगह हैं, बहुत सी 80 जो की है उसको आइडेंटिफाई किया है, जो फोर्सेस और ऐसी नौकरियां हैं वहां उनको ऑब्जॉर्व किया जाएगा। ये चीजें सरकार को पहले समझानी चाहिए थी, सबसे पहले इसको समझाना चाहिए था। फिर उसके बाद आप एक ही चीज दिमाग में डाल दी कि 4 साल के लिए आपके लिए नौकरी है, 4 साल के बाद आप आ जाइए, आप अपना नया काम ढूंढिए। लेकिन ये चीज जो अब सामने आ रही है, अब नेताओं को इससे पहले कि ये कहते हैं कि हम इसे चौकीदार रखेंगे, गार्ड रखेंगे, ये चीजें बतानी चाहिए थी पहले। इसको बहुत बुरी तरह पेश किया गया और उसका पूरा फायदा अपोजिशन ने उठाया। बिल्कुल। अब मैं आपको सूरत बताता हूँ कि वो नौजवान जो 17.5 साल से ये अग्निवीर शुरू हो जाएंगे भर्ती होने, 18 साल में मान लीजिए भर्ती होता है, 22 साल की उम्र में उस बच्चे के पास 12वीं का सर्टिफिकेट होगा, 10वीं में भर्ती हुआ, 18 साल का। वैसे भी अगर वो 12वीं करता तो 2 या 3 साल लग जाते हैं, वो 21 साल तक का हो जाता और उसके पास 12वीं के सर्टिफिकेट के अलावा और कोई सपोर्ट नहीं होती। और क्या बेरोजगारों की हालत होती है, पीएम की जॉब निकलती है तो एक वैकेंसी के पीछे 1000, 2,000, 5,000 लोग खड़े होते हैं। अब उसको देखिए, अग्निवीर ने जिसने 4 साल सर्विस करके बाहर आ गया, उसकी जेब में 11.5 लाख ग्रेचुटी का, 4 साल वहाँ रहने की वजह से यूनिट में रहना है, एकोमोडेशन का खर्चा नहीं, राशन का खर्चा नहीं, यूनिफॉर्म वर्दी कपड़ों का खर्चा नहीं, एंटरटेनमेंट सिनेमा वहाँ होता, एंटरटेनमेंट गेम्स फैसिलिटी वहाँ होती, एक तंदुरुस्त मेडिकल चेकअप होता, हेल्दी रूटीन होती, पीटी फिजिकल ट्रेनिंग, अनआर्म्ड कॉम्बैट और हर तरह की सेहत रखने वाली चीज़ों में हेल्थी एटमॉस्फेयर से निकल कर आएगा, कायाकल्प हो जाता उस 4 साल में उसका। 12वीं का सर्टिफिकेट उसकी जेब में है और ये 4 साल की जो उसकी इतनी बचत के हिसाब से मैं अनुमान लगाता हूँ 1820 लाख रुपया उसकी जेब में है। मुझे बताइए, आज की हमारी 140 करोड़ की आबादी में कितने नौजवान 22 साल 23 साल के हैं जो करियर शुरू करना चाहते हैं और उनकी जेब में 12वीं का सर्टिफिकेट भी है और 20 लाख रुपया भी है। इज ही नॉट बेटर ऑफ आफ्टर बीइंग एन अग्निवीर? क्या उसकी शख्सियत ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है? क्या वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट, ज़्यादा काबिल और ज़्यादा मजबूत फर्श पर नहीं खड़ा? ये बात कोई जिक्र नहीं करता। दूसरी जिक्र करते हैं ये फौज का क्या होगा। अरे फौज के जो तीनों चीफ, फौज के आर्मी कमांडर, सीनियर कमांडर जिन्होंने
इस फौज को आज सर्विस करके आगे ले जाना है, अगली जंग लड़नी है, अगर वो सेटिस्फाइड है तो जिसका फौज से लेना देना ही नहीं, उनके पेट में क्यों तकलीफ हो रही है भाई? और कितनी झूठी बातें बताते हैं कि 75% अग्निवीर होंगे। करे कैसे होंगे भाई? 4 साल के लिए लिया, दूसरा बैच 4 साल के बाद आया, तब तक इस 4 साल बैच के जो 25% रुके हैं उनकी सर्विस 1 साल हो चुकी है। जब तक वो 4 साल पूरे करेंगे, इनकी सर्विस 4 साल हो चुकी होगी। तब दूसरा बैच आएगा, सेकंड 25%। तब ये 4 साल के अनुभवी 25% होंगे और उनके सी ऊपर उनके नायक हवलदार सीनियर्स होंगे। नया बैच आएगा और जब तीसरा बैच आएगा तो ये लोग 8 साल सर्विस के हो चुके होंगे। जी। जो पहला बैच है इनकी सर्विस 8 साल हो चुकी होगी। मैं याद दिलाना चाहता हूं दर्शकों को कि 62 के बाद बेतहाशा भर्ती हुई थी जी। 63 में, 62 के बाद दिसंबर में तो लड़ाई हुई थी 63 में, और 65 में मैं भी लड़ा हूँ। मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो थे वो 2-2.5 साल सर्विस के थे, और 65 में धूल चटा दी थी हमने पाकिस्तान को इन नौजवानों के साथ। ये बेतजुर्बेकार लोग जिन्होंने फौज नहीं देखी, जिनको फौज की वर्किंग का एहसास ही नहीं है, पर अपोज करना है इन्होंने वो सब चीज़ जो सरकार करना चाहती है। अब बताओ, जो 63 में 63 में भर्ती हुए, 65 में लड़े, उनकी सर्विस कितनी थी? क्या 65 में हमारी फौज ने लाशें बिछा दी थी उनके टैंकों की? बिल्कुल। और लाशें बिछा दी थी पाकिस्तानियों की, और टूटे टैंकों की सिटी बनी हुई थी। क्या वो हम सब बातें भूल गए? क्या हम भूल गए वो सेकंड लेफ्टिनेंट जिसकी नौकरी 3 महीने थी और जिसको आज पाकिस्तान आर्मी के जनरल्स एक्नॉलेज करते हैं बुक में कि उस एक सेकंड लेफ्टिनेंट ने बसंतर का रुख बदल दिया, और जहां हमें 100% उम्मीद थी जीतने की, हमारी हार को जीत को उसने हार में बदल दिया। तो ये क्यों वाहियात इस तरह की अफवाहें और गलत फहमियाँ दुनिया को दी जाती हैं? मैं फिर याद दिलाता हूँ, 65 के ऑपरेशन के बाद फिर भी दिसंबर हो गया था। 66 में जो भर्ती हुई वो लोग 71 में लड़े और पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके फेंक दिए। कितनी सर्विस थी उनकी? और ये दोनों भर्तियां बेतहाशा हुई थी, सिर्फ अग्निवीर नाम से नहीं हुई थी। जहां तक टेक्निकल का सवाल है, ये भी बात अब बता रहे हैं कि अगली भर्तियां जो अग्निवीरों की होंगी ये ITI या और टेक्निकल इंस्टीट्यूट से ज़्यादा होंगी। इनको टेक्निकल जॉब्स में ही ले जाया जाएगा, और अगर टेक्निकल जॉब में ही ले जाया जाएगा तो मैं समझता हूँ वो एक तरह की इंटर्नशिप करके जब वहाँ से निकलेंगे तो वो एक डिसिप्लिन्ड, हेल्दी, नेशनलिस्ट, स्ट्रॉन्ग फोर्स होंगे कहीं भी काम करके कामयाब होने के लिए। और किसी भी एम्प्लॉयर को खुले हाथों से इनको सर पर बैठा कर लेना चाहिए, क्योंकि ये डिसिप्लिन फोर्स है। और अगर हमारे देश को आज कोई चीज़ खा रही है वो है लैक ऑफ डिसिप्लिन। घर घर तक बच्चे माँ बाप की बात सुनने को तैयार नहीं है, राइट्स की बात करते हैं, चाइल्ड राइट की बात करते हैं। मैंने बच्चे को बोलते सुना, उसको कहा यार मैं लॉन में काम करता हूँ, थोड़ा सा आकर हाथ बटा दे। कहता पापा ये चाइल्ड लेबर नहीं हो जाएगा? ये मासूम बच्चों की लैंग्वेज है, कौन भर रहा है इनके दिमाग में ये सब? और जो ये नमूना किया इन्होंने, पत्थर फेंके और जो ट्रेनें जलाई, तो डिसिप्लिन की देश में बहुत कमी है। डिसिप्लिन को देश में बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, और मैं समझता हूँ ये जो एंट्री है ये काफ़ी हद तक उस समस्या को संभालने की कोशिश करेगी। बिल्कुल सही कहा। बहुत से कंट्रीज हैं या बहुत सी कंट्रीज हैं जहाँ पे 6 महीने से लेकर 2 साल तक
आर्मी में जाना कंपलसरी है ताकि डिसिप्लिन उनको सिखाया जा सके, ताकि बाकी ज़िंदगी में बाकी डिसिप्लिन रहे। ये तो आपने कहा, लेकिन आपसे बातचीत करके ये पता चलता है कि इस जो अग्निपथ स्कीम है इसके पीछे जो कुछ हो रहा है, इस वक्त प्रोटेस्ट हो रहा है, वो बिना सोचे समझे हो रहा है। लेकिन दूसरी बात ये भी बिल्कुल सही है करण साहब कि सरकार की तरफ से इस स्कीम को पूरी तरह से आम जनता तक नहीं पहुंचाया गया। सिर्फ एक ही बात लोगों के दिलो दिमाग में बैठी है कि 4 साल हमें रखना है, 4 साल के बाद हमारा कैरियर नहीं। लेकिन अब जो चीज़ें आप सामने ला रहे हैं कि 80 जैसी ऐसी जगह हैं जहाँ पे उनके लिए रिक्रूटमेंट होगी, उसके बाद सोसाइटी में बिल्कुल सही कहा आपने, 25% जो बढ़ते जाएंगे। जो आज भर्ती हुआ वो 4 साल बाद अग्निवीर नया तो नहीं रह जाएगा और वो बकायदा उनको रेगुलर आर्मी में देके 8 साल के बाद उनके रैंक्स भी वैसे ही बढ़ते जाएंगे, आज जैसे आर्मी में बढ़ते हैं। जैसे मतलब गलत अफवाहें ये हैं। कल साहब मैं बहुत आपका धन्यवादी हूँ कि आप यहाँ आए और इतनी बड़ी बात को बहुत ही अच्छी क्लियरेंस दी आपने, बहुत अच्छे तरीके से बताया। कोई भी स्कीम सरकार की बुरी नहीं होती है, उस स्कीम को लागू करना, उस स्कीम को बताना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। जब तक उसको पूरी तरह से बता नहीं सकते, वो सही मायनों में आप लागू नहीं कर सकते, वो स्कीम लोगों के दिलो दिमाग में नहीं बैठती। आपका साहब हमारे स्टूडियो में, आपका बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, अगले प्रोग्राम में फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाज़त दीजिए, नमस्कार। ये जो सारी कार्रवाई है ये बिना हमारी मदद के नहीं हो पाती, और इसलिए हमें